अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है आली पर क्या गुजरी। तहरीर है अजीज़ असरी की। अगला बाब, टुंडा आबिद। आबिद दरख्त के नीचे बैठा आली का इंतज़ार कर रहा था। आली को गए काफ़ी देर हो गई थी। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो सोच रहा था कि अभी आली खाना लेकर आएगा और वो दोनों मिलकर मज़े से खाएंगे। आबिद थका हुआ भी था और भूखा भी। फिर भी वो उठा और सड़क पर आकर आली की राह देखने लगा, लेकिन सड़क खाली थी। सख्त गर्मी की वजह से सड़क का कोल तार पिघल रहा था और तपती हुई सड़क पर कोई शख्स दिखाई नहीं देता था। आबिद दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर ही थीं। आबिद ने सोचा कि ऐनक वाले शख्स ने आली को 1 रुपया दिया होगा और खाना भी होटल से दिलवा दिया होगा। आली ने सोचा होगा कि खाना कम है, दोनों के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वो 2-3 रोटियां और खरीद कर लाएगा। रोटियां तंदूर से लेने में देर हो गई होगी, या शायद उस आदमी ने खाना ना दिलवाया हो, 1 रुपया ही दे दिया हो, इसलिए आली खाना खरीदने के लिए रुक गया होगा। इस तरह के कई ख्याल आबिद के दिल में आ रहे थे। आबिद कभी उठता और कभी चलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर लारियों के अड्डे की तरफ थीं। वक्त गुजर रहा था। उसके साथ साथ दरख्त का साया भी अपनी जगह से खिसक रहा था। जिस जगह आली और आबिद छांव में बैठे थे, वहां अब धूप आ चुकी थी। आबिद सोच रहा था कि आली अब तक आया क्यों नहीं, और फिर एक ख्याल बिजली बनकर आबिद के दिल में उतर गया। कहीं वो शख्स धोखा देकर आली को ले तो नहीं गया। ये सोचते ही आबिद उठा। मालूम नहीं भूखे और थके हुए आबिद में इतनी ताकत कहां से आ गई। वो अड्डे की तरफ भागने लगा। आबिद का सांस जल्द ही फूल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। आबिद अड्डे पर पहुंच गया। अड्डा खाली था। वो होटल और तंदूर पर आली को तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं ना था और ना ही ऐनक वाला कहीं दिखाई दे रहा था। आबिद ने सोचा कि किसी से ऐनक वाले के मुतालिक पूछना चाहिए। वो एक तंदूर के पास खड़ा हो गया। तंदूर में गर्म गर्म रोटियां लग रही थीं। रोटियों की खुशबू ने आबिद की भूख ज्यादा तेज कर दी। उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ अपने दोस्त की तलाश थी। उसे तंदूर के पास खड़ा देखकर तंदूर वाला गरज कर बोला, जा जा माफ कर, आ जाते हैं कहीं से भीख मांगने। आबिद बोला, मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये पूछने आया हूं कि आपने एक अचकन वाला आदमी देखा है जिसने ऐनक लगा रखी थी? यहां बहुत से अचकनों और ऐनकों वाले आते हैं, चल भाग। तंदूर वाला बोला। आबिद आगे चला गया। वो पान सिगरेट की दुकान के पास रुका। इतने में शक्कर का शरबत बेचने वाला एक लड़का उसके पास आकर बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, एक आदमी को जिसने अचकन पहनी हुई थी। हाँ, शरबत वाला बोला, उसके सर पर टोपी थी ना? वही वही, कहाँ है वो? आबिद झट बोला, उसे मैंने लारी में बैठे देखा था। क्या उसके साथ एक लड़का भी था? लड़का वड़का तो भैया मैंने नहीं देखा, शरबत बेचने वाला बोला। फिर उसे कुछ याद आ गया, कहने लगा, हाँ मेरा भी दिमाग आउट हो गया है। एक लड़का था तो सही, उस आदमी के साथ होटल में आया था, उसके हाथ में बैग था, वो उसके साथ ही लारी में सवार हुआ था। ये सुनते ही आबिद की आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो गिर गया। शरबत वाले लड़के ने अपने हाथ में उठाई हुई शरबत की बाल्टी रख दी और उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर आबिद उठने लगा। शरबत वाले ने शरबत का गिलास आबिद की तरफ बढ़ाया। लो पी लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आबिद ने बड़ी मुश्किल से कहा। पैसे तुमसे कौन मांग रहा है? शरबत वाले ने यह कहकर गिलास आबिद के मुंह से लगा दिया। चलो। होटल से किसी ने शरबत वाले को जोर से पुकारा। वो बाल्टी उठाकर चला गया। आबिद की प्यास तो बुझ गई, लेकिन शरबत के गिलास ने उसके खाली पेट में हलचल पैदा कर दी। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और सड़क पर चलने लगा। उसने सोचा, इसी तरफ लारी गई है। ऐनक वाला कितना जालिम है कि उसके दोस्त को उससे छीन कर ले गया। आबिद चलते चलते रुक गया। उसने सोचा कि अस्पताल में जाकर अपने दोस्त लोटे को आली के मुतालिक बताए। अब वो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो अस्पताल के पास पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि लोटा तो सख्त जख्मी है, उसे आली के गुम होने की खबर सुनकर बहुत दुख होगा। ये सोचकर वो रुक गया। सामने स्टेशन नजर आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में बैठकर उसी तरफ जाऊं जिस तरफ लारी गई है। वो स्टेशन पर पहुंच गया।
वहां कई मुसाफिर अपने ट्रंकों, बिस्तरों और गठरियों के पास बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। आबिद को भूख और आली की जुदाई ने परेशान कर रखा था। उसने सोचा था कि स्टेशन पर किसी दुकान से रोटी मांग कर खा लेगा, लेकिन वो दुकानों को दूर ही से देखता रहा। रोटी मांगने की उसमें हिम्मत नहीं थी। गाड़ी आ गई। मुसाफिर तेजी से उतरने और सवार होने लगे। ये एक्सप्रेस गाड़ी थी, इसलिए यहाँ 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी। आबिद बड़ी मुश्किल से एक डब्बे में चढ़ा और दरवाजे के पास नीचे ही बैठ गया। गाड़ी शोर मचाती, धूल उड़ाती हुई तेजी से भागी जा रही थी। जितनी तेजी से गाड़ी आगे की तरफ भाग रही थी, उतनी ही तेजी से छोटे बड़े दरख्त और बिजली के खंभे पीछे को दौड़ रहे थे। गाड़ी कई छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ गई और आखिर एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बहुत से मुसाफिर उतरने और चढ़ने के लिए जोर लगाने लगे। फिर एक टीटी डब्बे में आ गया। टीटी को देखते ही आबिद की जान हवा हो गई। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर लीं। टीटी ने सबसे पहले आबिद ही से टिकट मांगा। आबिद आंखें बंद किए बैठा था। टीटी ने झुककर जोर से आबिद का कंधा हिलाया और बोला, टिकट दिखाओ। आबिद ने आंखें खोल दी और डरी हुई परेशान नजरों से टीटी को देखता रहा। टिकट नहीं है? टीटी ने गुस्से से कहा। आबिद फिर भी नहीं बोला, सिर्फ सर हिला दिया। टिकट नहीं है तो किराया निकालो, टीटी ने फिर कहा। आबिद ने सर हिलाकर बताया कि उसके पास किराया भी नहीं है। अब टीटी गरज कर बोला, उठो फिर तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। यह सुनकर आबिद और भी डर गया। उसने सोचा कि लोटे की नसीहत पर अमल करते हुए अपाहिज फकीर बन जाए, लेकिन वो कुछ ना बोल सका। खौफ ने उसकी जबान तक बंद कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रुक रुक कर बोला, मैं गरीब हूं जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। टीटी रहमदिल आदमी था। उसे आबिद की हालत पर तरस आ गया। वो बोला, अच्छा इसी जगह उतर जाओ और फिर कभी बिना टिकट सफर ना करना। आबिद स्टेशन पर उतर गया। बाहर जाने वाला गेट सामने ही था। वो गेट पर गया। बाहर निकलने लगा तो टिकट कलेक्टर ने रोककर टिकट मांगा। रहमदिल टीटी गेट पर आकर बोला, ये लड़का फकीर है, जाने दें। टिकट कलेक्टर ने आबिद को 2-3 गालियां देकर बाहर निकाल दिया। अब आबिद से चला भी नहीं जाता था। उसकी आंखें भूख के मारे खींची जा रही थीं। आंखों के आगे अंधेरा फैल रहा था। वो मुसाफिर खाने में एक बेंच पर बैठ गया। उस वक्त मुसाफिर खाना मुसाफिरों से भरा हुआ था। मर्द, औरतें और बच्चे बेंचों पर या नीचे चिकने फर्श पर बैठे थे। कुछ टिकट घर की खिड़की पर जमा थे। हर तरफ बहुत से बिजली के बल्ब रोशन थे। मुसाफिर खाने में कई दुकानें थीं। बहुत से लोग खा पी रहे थे। आबिद ने सोचा कि वो यहाँ जरूर किसी दुकान से खाना मांग लेगा, क्योंकि अब भी अगर उसने कुछ न खाया तो भूख से मर जाएगा। वो बेंच से उठा। उसके सामने ही एक बेंच पर बैठी हुई औरत ने अपने बर्तनों से खाना निकाला। करीब ही उसके बच्चे बैठे थे। वो खाना खाने लगे। आबिद वहीं फर्श पर बैठकर उन्हें देखने लगा। एक छोटे बच्चे ने आबिद को देखा तो बोला, अम्मी, फकीर। वो सब आबिद को देखने लगे। औरत ने 2 रोटियों पर थोड़ा सा सालन डालकर छोटे बच्चे को दिया और बोली, बेटा जाओ, फकीर को दे आओ। बच्चा खुशी खुशी रोटियां लेकर आबिद की तरफ आया। आबिद रोटियों पर यूं झपटा जैसे चील गोश्त पर झपटती है। मिनटों में दोनों रोटियां खा लीं। पास ही एक नलका लगा था। वहां से खूब पानी पिया और उसे महसूस हुआ कि उसके बदन में फिर से ताकत आ गई है। आंखों में रोशनी पैदा हो गई है। उसे फौरन ख्याल आया कि आली शायद भूखा होगा। मालूम नहीं वो शख्स उसे कहाँ ले गया है। हो सकता है कि इसी शहर में ले आया हो। वो मुसाफिर खाने से निकला और आली की तलाश में सड़कों पर फिरने लगा। सड़कों पर बड़ी रौनक थी। हर तरफ टांगे, बसें, मोटरें, साइकिलें दिखाई देती थीं। बड़ी बड़ी इमारतें तरह तरह की रोशनियों से सजी हुई थीं। आबिद ने सोचा कि इतने बड़े शहर में वो आली को कैसे तलाश कर सकेगा। फिर मालूम नहीं कि ऐनक वाला उसे कहाँ ले गया है, लेकिन उसको ये ख्याल भी था कि हो सकता है आली इसी शहर में हो। उसने फैसला किया कि वो यहाँ सारा दिन मजदूरी करेगा और शाम होते ही आली को ढूंढना शुरू कर देगा। आबिद अब बहुत तेज तेज चल रहा था, लेकिन जहां कहीं कोई होटल या लारियों का अड्डा दिखाई देता वहां रुक जाता और गौर से अंदर देखता। वो चलते चलते एक खुली सड़क पर आ गया। दूर एक मस्जिद के मीनार पर रोशनी दिखाई दे रही थी। आबिद उसी तरफ जाने लगा। अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। आबिद ने मुड़कर देखा। एक शख्स जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे उसकी तरफ बढ़ा
और इससे पहले कि आबिद उससे कुछ पूछता, उस शख्स ने जेब से रुमाल निकालकर आबिद के मुंह पर रख दिया। आबिद बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक तहखाने में पड़ा था। वहां मुकम्मल अंधेरा था। आबिद को कुछ मालूम न था कि वो कहाँ है। फिर उसने अपने जहन पर जोर देकर सोचा। उसे याद आ गया कि वो स्टेशन के मुसाफिर खाने से 2 रोटियां खाने के बाद शहर की एक सड़क पर फिर रहा था कि पीछे से एक फटे पुराने कपड़ों वाला आदमी आया और उसे रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया था। उसने सोचा कि जरूर वही शख्स मुझे उठाकर यहाँ ले आया होगा। आबिद को कुछ दिखाई ना देता था। वो हाथों से टटोलने लगा। उसके हाथ पास पड़े हुए एक लड़के के बाजुओं पर पड़े। आली समझ गया कि यहाँ और लोग भी हैं जो सो रहे हैं। वो हाथों से टटोलता हुआ उठने लगा। वो अभी थोड़ा सा खड़ा हुआ था कि धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसका सर दीवार से टकराया। उसे सख्त चोट लगी। अब उसे पता चला कि उसकी कमर में रस्सा बंधा हुआ है। उसी वक्त किसी ने दिया सलाई जलाई, फिर उस पर झुका और फौरन 5-6 घूंसे उस पर बरस पड़े। फिर एक हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा। उस हाथ में न जाने क्या था कि आबिद फिर बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसे बहुत सख्त दर्द महसूस हुआ। सर में नहीं बल्कि बाजू में। तकलीफ इस कदर ज्यादा थी कि वो कराहने लगा। उस वक्त तहखाने में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। आबिद ने अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, लेकिन मारे दर्द के उससे हिला नहीं जाता था। उसे मालूम नहीं था कि उसके बाजू को क्या हो गया है। उसने दायां हाथ अपने जख्मी हाथ पर फेरा और चीख मारकर बोला, "आह! मेरा बाजू, मेरा बाजू!" ये सुनकर वहां बैठे हुए 2 आदमी जोर से हंसने लगे। आबिद ने उनकी तरफ नजरें घुमाई। उनमें फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स भी था जो आबिद को बेहोश करके लाया था। 5 छोटे लड़के थे। आबिद ने देखा कि उसका बायां बाजू कोहनी के नीचे से गायब है, आधा बाजू और पूरा हाथ। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी ने उसे घूंसा मारकर कहा, "चुप रह, चुप रह। मेरा बाजू कहाँ गया? मेरा बाजू कहाँ गया?" आबिद ने रोते हुए कहा। वो शख्स बोला, "तेरा बाजू वहां गया है जहां इस लड़के की टांगे, उसके हाथ और उस तीसरे की आंखें गई हैं। शुक्र कर हमने तेरा एक बाजू काटा है। तू पहले ही मरियल है। तेरे दोनों बाजू काट देते तो तू तो मर ही जाता।" दूसरा शख्स बोला, "अब मजे से लोगों को अपना टुंड दिखाना और भीख मांग कर लाना। 10 रुपये। एक पाई भी कम लाया ना तो याद रखना, इस चूचे की तरह तेरी भी दोनों आंखें निकाल देंगे। हाँ।"